हेलो फ्रेंड्स। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लें, चाहे आप कोई किसी स्टेट का पीजीडी का एग्ज़ाम उठा कर देख लें या पीसीएस का कोई भी या यूपीएससी का कोई सा भी आप एग्ज़ाम उठा कर देख लीजिए, उसमें थर्मोडायनेमिक्स से रिलेशन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन गलत है। रिलेशन पे तो क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आता ही आता है, ठीक है। और हम छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं। तो कुछ रिलेशन को ड्राइव करने का मैंने एक ट्रिक में एक वीडियो बनाया था, शायद 30-40 मिनट का था, जिसमें काफ़ी सारे रिलेशन आप जो थे वो बना सकते थे, ठीक है ना। एंट्रोपी में, एंथैल्पी में, और आपका इंटरनल एनर्जी में, देन वॉल्यूम में, देन वर्क फंक्शन में और टेम्परेचर में। इस तरह का मैंने आपको एक ग्राफ बना के, इस तरह का एक बना के आपको ये बता दिया था कि इनके बीच में और इसके बीच में कैसे रिलेशन बनाया जाता है। तो फिलहाल वो बातें हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमने पीजीडी के एग्जाम के समय में एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की थी, तो उस सीरीज में हमने ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इनसे काफ़ी मैं स्टेट बोर्ड के एग्जाम को नोटिस करता रहता हूँ, तो उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे। लगभग आज मैं 10-15 क्वेश्चंस आपको ये करवा दूंगा और इनका पीडीएफ जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं मैं इनको सॉल्व करता चलूंगा साथ के साथ, और ये मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मैं वीडियो बता रहा हूँ जिसमें मैंने एक ट्रिक के माध्यम से सारे रिलेशन को निकालने का मेथड एक बता दिया था, वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बारी बारी से क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक जो आपको क्वेश्चन आता है कि वो एक जो नेम वाली इक्वेशंस होती हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है और वो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा है या कौन सा सही नहीं है। जैसे क्लैसियस इनइक्वालिटी इक्वेशन होता है, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये चीज है क्या। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो चेंज इन एंट्रोपी होता है किसकी, सिस्टम की, और जो चेंज इन एंट्रोपी है सराउंडिंग की, किसके में है, सराउंडिंग की है। तो इन दोनों की एंट्रोपी में जो चेंज जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता है, ये हमें पता भी है भाई। हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी है कि एंट्रोपी जो है हमेशा यूनिवर्स की इंक्रीज हो रही है। अब ये यूनिवर्स बन गया, सिस्टम और सराउंडिंग जो हो गया वो यूनिवर्स हो गया। अब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि भाई जो एंट्रोपी में चेंज है किसकी, सिस्टम की, अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊं, 0 से परे ले जाऊं तो माइनस में हो जाएगा। ये इस तरह से भी कह सकते हैं हम कि भैया माइनस में होगा किसके, सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है, ठीक है। तो मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तो रिलेशन जनरली बताने हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान देंगे। अब ये मान के चलिए कि जो सिस्टम जो है, सिस्टम क्यू हीट को लूज कर देता है, सॉरी सराउंडिंग हम इन्वर्स कर लेंगे, सराउंडिंग जो है क्यू हीट को लूज करता है सिस्टम की तरफ। तो याद रखना, जब हीट लूज हो रही है, हीट का लॉस हो रहा है, तो उस समय हम माइनस क्यू लेंगे, ठीक है ना। साइन कैसे लेते हैं, साइन कन्वेंशनल थोड़ा ध्यान रखा करें, माइनस क्यू। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी यहां पर, ये हो जाएगी माइनस क्यू अपॉन टी, जो कि हीट जो लॉस की है किसने, सराउंडिंग ने, किसके लिए, सिस्टम के लिए। सिस्टम ने उस हीट को क्या करा है, गेन करा है, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी, अब ये पॉजिटिव में हो गई, Q अपॉन टी कैसा हो गया, पॉजिटिव में हो गया, वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास अब इक्वेशन ओवरऑल बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये जो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन बन गया, ये वाला जो इक्वेशन बन गया, इसको भी हम क्या बोलते हैं, क्लैसियस इनइक्वालिटी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी एक फॉर्म है क्लैसियस इनइक्वालिटी की। तो हमारा इस हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग के लिए भी माइनस क्यू अपॉन टी होता है। ये वाली बात आप देख लीजिए, सराउंडिंग के लिए मैंने अलग से बोला था यहां पर, ठीक है ना। डेल्टा एस जो होता है वो सराउंडिंग के लिए वो कितना होता है, माइनस क्यू अपॉन टी होता है। तो ये वाली बात भी ठीक है और सी भी बात ठीक है। तो ये क्लैसियस इनइक्वालिटी इक्वेशन होता है। ये आपको पता ही है भैया, थर्मोडायनेमिक में आपने पढ़ा है कि एंट्रोपी बढ़ती जा रही है। अब एंट्रोपी बढ़ती जाएगी तो एनर्जी तो कांस्टेंट है, आपने वहां पे एक पढ़ा भी होगा, एक थर्मल डेथ कंसेप्ट आता है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगता है वो थर्मल डेथ। तो आप गूगल पे या कहीं भी सर्च करना, अच्छा सा टॉपिक है कि थर्मल डेथ क्या होता है। 11th-12th की बुक में वो नहीं है इतना डिटेल में, बीएससी में कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में है। अब देखो, जैसे ही एक रिलेशन कह रहा है कि इनमें से करेक्ट रिलेशन आपको बताना क्या है,
तो देखो ऐसे अगर जिसमें डेल्टा एस और सीपी और सीबी का कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए आप एक रिलेशन याद रखा करें, और मुझे उम्मीद है कि ये रिलेशन आपको याद भी होंगे। अभी चाहे हो सकता है आप अलग अलग स्टेट की तैयारी भी कर रहे होंगे, जैसे कुछ तो अभी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका रिटन एग्जाम है, कुछ आगे पॉलिटेक्निक में जो लेक्चरर की वैकेंसी है उनकी तैयारी कर रहे होंगे, पंजाब वाले मेरिटोरियस जो स्कूल हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर अभी नवंबर में होना था, पता नहीं अभी कब होगा, डेट नहीं आया है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक रिलेशन होता है डेल्टा एस एंट्रोपी जो होता है, एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Ln और T2 अपॉन T1। देखिए थर्मोडायनेमिक की सबसे बड़ा इशू यही है कि अगर इसके हमें रिलेशन याद हो जाए तो फिर तो हम पता नहीं क्या से क्या कर दें, ठीक है। तो ये एक रिलेशन होता है एंट्रोपी इज इक्वल टू CV Ln T2 अपॉन TV और R Ln V2 अपॉन V2 अपॉन V1 होता है। अब मान लीजिए मैं यहां पर इसको दो तरह से मैं बांट लेता हूं, दो तरह से मैं इसको बांट लेता हूं। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम लेके चल रहा हूं, मतलब V2 V1 के बराबर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये वाला टर्म तो Ln1 हो जाएगा, Ln1 की वैल्यू 0 होती है और ये 0 टर्म रह जाएगी, यानी कि मेरे पास जो बचेगा वो ये रिलेशन आ जाएगा, डेल्टा एस जो है वो हो जाएगा CV Ln T2 अपॉन T1। ये भैया आपने बड़े बड़े डेरिवेशन पढ़े होंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर की, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की, तो अब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी मेरे पास, और डेल्टा एस जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, R Ln V2 अपॉन V1 के हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई। तो इस हिसाब से आप देखिए अभी क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, अभी तो यहां से जनरली कुछ निकल के नहीं आ रहा है। एक और रिलेशन आपको याद रखना है, मतलब एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। अब एक और रिलेशन याद रखना है सीपी के टर्म में, ये तो सीवी के टर्म में था ना, मैं थोड़ा स्पीड में रहूंगा। एक सीपी के टर्म में जो होता है वो होता है सीपी Ln T2 अपॉन T1 प्लस R Ln, और यहां पर इस बार P1 अपॉन P2 होगा, ना कि V2 अपॉन V1, ठीक है ना, P1 अपॉन P2। ध्यान दें यहाँ V2 अपॉन V1 है, लेकिन यहाँ P2 अपॉन P1 नहीं है, P1 अपॉन P2 है, क्योंकि वहां पर हम PV अपॉन RT से ये इसी इक्वेशन को हम ऐसे रीअरेंज करते हैं। अब मैं इसको भी दो पार्ट में बदल लेता हूं, मैं आपको बता रहा हूं चार बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको याद करने ही करने हैं। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक आइसोबारिक कंडीशन पर, मतलब प्रेशर क्या ले लूं मैं, वहां पर कांस्टेंट ले लूं, तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा, अब ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो CP Ln T2 अपॉन T1 एक रिलेशन ही आ जाएगा। और अगर मैं आइसोथर्मल कंडीशन अगर ले लूंगा तो टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे, Ln1 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा R Ln P1 अपॉन P2। मतलब आप इस बात को समझिए कि ये एक रिलेशन, ये दूसरा ये, और तीसरा भैया ये वाला, और चौथा ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया आपके पास। और अगर इन चारों को बनाना है, चार फॉर्मूले याद रखने से अच्छा होता है कि आप दो इक्वेशन ये याद कर लो, एक ये वाली इक्वेशन याद कर लो, एक ये सीबी वाली याद कर लो, और इनसे आपका बन जाएगा। तो फिलहाल अभी करेक्ट रिलेशन जो आपको बताना है, देखो डेल्टा एस सीपी के टर्म में, डेल्टा एस सीपी के टर्म में ये है, और Ln T2 अपॉन T1 है, तो ये वाली बात सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब बात करते हैं डेल्टा एस जो होता है सीपी के टर्म में, डेल्टा एस किसके टर्म में, कहां है, सीपी के टर्म में, कहां गया, यही है, Ln T1 अपॉन T2, नहीं T1 अपॉन T2 नहीं होता, ठीक है, पहला वाला सही है ना, डेल्टा एस इज इक्वल टू सीपी Ln T2 अपॉन T1, एब्सोल्युटली करेक्ट, यहां वाली बात तो सही हो गई। अब देखते हैं थर्ड, देखते हैं डेल्टा एस जो है क्या CB Ln T1 अपॉन T2 होता है, तो डेल्टा एस की बात करेंगे CB के टर्म में, ठीक है ना, डेल्टा एस CB Ln T1 अपॉन T2 की बात कर रहा है, लेकिन वो तो T2 अपॉन T1 है, तो एक ही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये आप थोड़ा सा देख लें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होना चाहिए भैया गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है। देखिए वैसे तो इसका करेक्ट आंसर अभी मैं आपको ना कुछ फॉर्म बता देता हूँ। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के 3 फॉर्म होती हैं, मैं अलग मार्कर यूज कर लेता हूँ, ये PDF फाइल बनती जा रही है, साथ के साथ मैं आपको एज इट इज टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। 3 फॉर्म होती हैं किसकी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की, ये तीनों आप याद रख लें। ये कई बार पूछता है, वो मैचिंग द टेबल दे देगा, जैसे कई बार PGT एग्जाम पीछे जो अभी हुए, उत्तराखंड वालों का हुआ, आश्रम पद्धति उत्तर प्रदेश का हुआ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश का हुआ, UP PGT उत्तर प्रदेश का हुआ, तो उसमें वो टेबल दे रहा है और वो मैच करवा रहा है। तो इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी की कितनी इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है। अब आप वो तीनों इक्वेशन याद कर लें। डेल्टा जी होता है एंथैल्पी प्लस टेम्परेचर, और ये गिब्स फ्री एनर्जी का यहाँ पर चेंज होता है, चेंज का भी चेंज है, डबल डिफरेंशिएशन टाइप से कह सकते हैं, लेकिन उसमें स्क्वायर होता है डबल डिफरेंशिएशन में। तो ये तो डेरिवेशन की कहानी है।
अगर आप डायरेक्ट याद कर लें, एक पेज पे इन सभी फॉर्मूलों को लिख के और अपने वॉश बेसन पे जहां पेस्ट करते हैं ना, मंजन करते हैं, वहां शीशे के बराबर में लगा दें जितने भी थर्मोडायनेमिक के फॉर्मूले। बच्चे तो होंगे नहीं आप, अब इतना तो आप भी बच्चों को बताते होंगे, पढ़ाते होंगे, तो डेली आप जब सुबह को देखेंगे तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। बस ब्रश करते हुए 2 मिनट तक देखना है और आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। इस बार मैं ले रहा हूं गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म में ना लेके वर्क फंक्शन की टर्म में ले रहा हूं, ठीक है। तो ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ही आएंगे, दोनों इक्वेशन आएंगी। गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन नहीं है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, तो इस बार डेल्टा टी ले लेंगे और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है एक ही टर्म में, ठीक है। और तीसरी जो लास्ट जो इक्वेशन होती है हमारी, वो होती है, ये देखिए डेल्टा जी, ये वाली शायद मुझे याद आ रहा है लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में ये पूछी गई है, ठीक है ना, ये पूछा गया था। तो भाई ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी कई बार यहाँ पर ले लेते हैं, और ये हो जाता है भैया अगर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है। तो ये तीनों इक्वेशन ही आपकी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, और इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। भाई एंट्रोपी की टर्म में नहीं होती, गिब्स इक्वेशन एंट्रोपी की टर्म में नहीं होती। अब ये वाला हो सकता था, दिस इज टेम्परेचर, ये वाला हो सकता था, लेकिन यहां पर जब डेल्टा जी और डेल्टा एच आया, देखिए यहां पर डेल्टा जी डेल्टा एच आया, टेम्परेचर आया, लेकिन इनसाइड ये क्या है, ए दे रखा है, लेकिन वहां पर गिब्स एनर्जी। अगर वर्क फंक्शन होता है तो यहां पर फिर इंटरनल एनर्जी होता है, और यहां पर क्या दे रखा है, एंथैल्पी दे रखा है। आप इस चीज को समझिए, वो इसी में कंफ्यूज करता है। अगर एंथैल्पी होगा तो यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी देगा, क्योंकि डेल्टा जी जो रिलेट करता है वो एंथैल्पी के साथ रिलेट करता है, H माइनस टी डेल्टा एस पढ़ा होगा आपने। और वर्क फंक्शन जो रिलेट करता है वो इंटरनल एनर्जी के साथ करता है, ए इज इक्वल टू ई प्लस पीवी, आपने रिलेशन पढ़ा है ना, ए इज इक्वल टू ई प्लस पीवी के हिसाब से। तो ई और मतलब इंटरनल एनर्जी कह सकते हो या आप यू कह सकते हो, वो रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नर्स्ट हीट थ्योरम क्या है। देखिए नर्स्ट हीट थ्योरम आपका वही है जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को कहता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि भैया एक तो मैंने बताया एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की बढ़ रही है, और जितने भी प्रोसेस होते हैं ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर नेचुरल अकरिंग, ये वगैरह वगैरह आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट आई थी, थर्ड की नहीं है। थर्ड क्या कहता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि भैया एब्सोल्यूट केल्विन पर, मतलब एब्सोल्यूट केल्विन का मतलब है टी अगर 0 है तो उस सब्सटेंस के अंदर कोई भी एंट्रोपी नहीं बचेगी, उसकी एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और NO दो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, इनके अंदर कुछ एंट्रोपी बच जाती है एब्सोल्यूट केल्विन पे भी, इसलिए इनके पास एक रेजिडुअल एंट्रोपी होती है। तो फिलहाल जो आपका टॉपिक है कि नर्स्ट हीट थ्योरम क्या है, ये कहता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी, जो क्या होगी, गिब्स फ्री एनर्जी होगी, और अपॉन dt जो होगा, इस तरह से जो मैं कह लेता हूँ dt कह लेता हूँ, हालांकि डेल्टा और dt भाई केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है, इसकी मैं लिमिट ले रहा हूँ। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा, ये थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है कि जब ये टेंस टू रीचेस 0, जब टेम्परेचर 0 की तरफ मूव कर रहा है तो उस समय गिब्स फ्री एनर्जी भी 0 की तरफ मूव करेगी। और ना केवल गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म में, अभी जो मैंने ऊपर बात बताई एंट्रोपी की टर्म में, कि अगर आपके पास एक एंट्रोपी होगा तो वो भी एब्सोल्यूट केल्विन पर, लिमिट ले लेंगे हम, एब्सोल्यूट केल्विन पर वो कहां पर मूव करेगा, 0 करेगा। तो ये दोनों बातें जो हैं ये आपकी किस चीज को बताती हैं, नर्स्ट हीट थ्योरम को बताती हैं। तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा, देखिए ये भी है क्योंकि ये गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म में 0 पहुंच रहा है, और ये सी है, ये भी 0 पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बोथ बी एंड डी है। तो तभी मैं एक आपको बता भी रहा था थर्मल डेथ कंसेप्ट क्या था थर्मोडायनेमिक में, कि जब एंट्रोपी बढ़ती जाएगी यूनिवर्स की तो एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ेगी, तो उस समय टेम्परेचर कितना होगा, कैसे होगा, उसको कोरिलेट करना वो आपको समझ में आ जाएगा थर्मल डेथ कंसेप्ट क्या है। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन कह रहा है कि नर्स्ट हीट थ्योरम किस पर एप्लीकेबल होता है। तो देखिए नर्स्ट हीट थ्योरम जो एप्लीकेबल होगा, अभी जो मैं आपको पीछे बता रहा था, इसी को मैं दोबारा लिख लेता हूं, कि वो कह रहा है कि भाई डेल्टा जी जो होता है अपॉन dt जो होता है, ये क्या कर रहा होता है, लिमिट अगर हम ले इसकी, मतलब टेम्परेचर कितना कर दें हम, अगर 0 कर दें तो ये 0 पर पहुंच जा रहा है। और ना केवल ये टेम्परेचर 0 होने पर, और जो एंट्रोपी जो है वो भी 0 पर पहुंच रही है। तो ये तो हम नॉर्मल सी बात हम नर्स्ट हीट थ्योरम से जानते हैं, ठीक है ना। और हमें एक बात और पता है कि क्या, कि जो आपका ये डेल्टा जी अपॉन dt है, दरअसल ये है क्या चीज, ये दरअसल एंट्रोपी ही तो होती है, लेकिन ये माइनस एस होता है। इसका डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी प्लस एस डी टी, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना एक रिलेशन,
अभी मैं कहाँ बताऊँ, जगह नहीं है, यहाँ बता देता हूँ। डेल्टा जी या डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी की टर्म में आपने पढ़ा होगा कि जब हम इसको क्या कर देंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो डी जी क्या हो जाएगा, वो माइनस एस डी टी हो जाएगा, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप यहीं पर एक रिलेशन ले आओ, मतलब डीजी को किसके डिवाइड कर दो, डीटी के साथ डिवाइड कर दो एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो माइनस एंट्रोपी है। तो अब आप इसका चेंज लोगे तो इसका चेंज लोगे, इसका चेंज लोगे, इसका तो ऐसे बन जाएगा ना। यही तो रिलेशन देखो मैं वहां डिस्कस कर रहा हूँ नल्स-स्टेट थ्योरम में। ये देखिए ds अपॉन dt मैं कहा क्या बता रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, माइनस डेल्टा एस के इक्वल में यहाँ पर बोल रहा हूँ। और ऐसे ही ये केवल ना इतना होता है, अगर आप इसको एंथैल्पी की टर्म में लोगे, एक और होता है एचडीपी की टर्म में होता है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो सीपी के टर्म में आ जाता है, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता, देखो आपको हो सकता है ये चीज समझ में ना आ रही हो कि भाई मैं क्या चीज पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में बिल्कुल ना आ रहा हो, डिसलाइक करके भाग जाओ। तो वो दरअसल क्या होगा कि आपको फिर ये डेरिवेशन याद नहीं होंगे, तो ये डेरिवेशन थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। इंस्टेंट में जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग कह रहे थे कि मैं कुछ ऐसा डालूं जो इंपॉर्टेंट हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनको ये सारा आता ही है। अब आपने ये ऊपर से पढ़ा कि भैया ये तो जीरो है, तो जीरो हो गया ये आपका, ठीक है ना। और ये वाला जो आपने बताया कि भैया ये भी जीरो है, तो ये भी जीरो हो गया आपका। तो यानी कि यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि एब्सोल्यूट केल्विन पर एंट्रोपी जीरो हो गई, ठीक है ना, और हीट कैपेसिटी भी जीरो हो गई। तो जब एब्सोल्यूट केल्विन पर, अब आप समझिए ना, नल्स हीट थ्योरम किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एब्सोल्यूट केल्विन पर एंट्रोपी जीरो है, मतलब एंट्रोपी का मतलब होता है बिखराव, डिसऑर्डर, रैंडमनेस। तो गैस के अंदर जब कोई डिसऑर्डर ही नहीं बचेगा एब्सोल्यूट केल्विन पर, तो ये तो थ्योरम ही काम नहीं करेगी। तो ये लिक्विड और गैस पर ये थ्योरम काम नहीं करती है, ठीक है ना, ना लिक्विड पे काम करती है ना ये गैस पे काम करता है, क्योंकि वहां पर एंट्रोपी सीधे जीरो हो जाता है। ये सिर्फ किस पर काम करती है, ये सॉलिड पर काम करती है, नल्स-स्टेट थ्योरम, ठीक है। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, हालांकि ये थर्मोडायनेमिक से नहीं है, लेकिन इसमें टर्म जो है वो थर्मोडायनेमिक की ही है कि वेंटोप रिएक्शन क्या होता है। तो वेंटोप रिएक्शन दरअसल क्या होता है, आप इसको के भी कह सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हो। यहाँ पर मैंने क्वोशेंट ले रखा था, प्रेशर क्वोशेंट ले रखा था, ठीक है ना। तो ये दरअसल आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू जो होता है वो डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी ln 1 अपॉन के पी कह सकते हो। इसको इन्वर्स करके ये पॉजिटिव का साइन ले लिया होता है। तो ये वेंटोप इक्वेशन होता है जो गिब्स फ्री एनर्जी और केसी या केपी या क्यूसी होता है कि जब इक्विलिब्रियम के अलावा कोई कंडीशन है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम की एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम डेल्टा जी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। मैं थोड़ा फास्ट में हूं तो उम्मीद है कुछ समझ में आ रहा होगा। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, देखिए क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन मतलब दो तरह से आप इसको समझ लीजिए। एक तो होती है बहुत बेसिक सी क्या होती है कि जो वो इंटीग्रेटेड फॉर्म नहीं होती है, मतलब डी एल एन पी अपॉन डी टी हो गई, और ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की टर्म में लिखेंगे तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, आर टी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये एक तो ये है, लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये log की टर्म में आ जाता है, और P है, ठीक है ना, तो P2 अपॉन P1 बन जाएगा, P2 अपॉन P1 बन जाएगा इज इक्वल टू एंथैल्पी जो वेपोराइजेशन वाली है अपॉन 2.303, ठीक है ना, 2.303। R भी हम यहाँ पर रखेंगे, और जो टेम्परेचर होगा ये आपका किस में चला जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, तो ये इस टर्म में चला जाएगा। तो उस हिसाब से एक तो आपका ये इक्वेशन बन जाता है dlnp अपॉन dt इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन RT स्क्वायर। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया था, तब उस तरह से हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेल्टा ई और डेल्टा एच कब जीरो होते हैं। तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है। डेल्टा ई और डेल्टा एच जो होते हैं आपके स्टेट फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करेगा, उनकी स्टेट में चेंज आना चाहिए। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तो आइसोथर्मल, पहले मैं आपको ये बता देता हूं, एक याद रखना कि डेल्टा एच और डेल्टा ई ये कब जीरो होंगे, एक तो तब जीरो होते हैं जब प्रोसेस साइक्लिक हो, जब प्रोसेस कैसा हो, साइक्लिक हो। एक बात तो याद रखना, मतलब जो इसका आंसर है। लेकिन वो तब भी जीरो हो सकते हैं जब आइसोथर्मल क्या हो रहा हो, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो रहा हो,
ठीक है। तो जब आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन होता है तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब हम ये मान के चलते हैं वहां वर्क जीरो होता है, तो वर्क जीरो होगा तो फिर वहां पर इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। और तीसरा जो होता है वो होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल एक्सपेंशन होना चाहिए, तब ये दोनों जीरो होंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस दे रखा है। रिवर्सिबल प्रोसेस में ई जीरो नहीं होता क्योंकि वहां पर वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे, इसलिए जो मोस्ट करेक्ट इसका ऑप्शन है वो साइक्लिक प्रोसेस होता है। भाई यहां से पॉइंट चल रहा है, यहां पर मान लो E1 था, अब वो यहां पर आया, यहां पर जो है वो E2 है, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, फिर वापस आ गया, तो E1 पे फिर आ गई उनकी एंट्रोपी हो गया, सॉरी इंटरनल एनर्जी हो गया, तो E1 माइनस E1 ही रहा तो डेल्टा E जीरो रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वो यहां पर दोनों की बात कर रहा था, बोथ की बात कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो उस दौरान एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो हीट में कोई फर्क नहीं आएगा। ये बात आप समझो, जब हीट में कोई फर्क नहीं आएगा यानी कि Q कितना हो जाएगा, वहां पर जीरो हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बच्चे को पता होता है Q प्लस W लेके चलते हैं, हालांकि कुछ माइनस P डेल्टा भी वर्क डन बाय द सिस्टम की टर्म में लेके चलते हैं, तो फिलहाल वो मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, Q तो जीरो हो गया तो वो W के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा कि Q तो जीरो रहेगा लेकिन W जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, डेल्टा E के इक्वल होगा। अब 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप इस बात को समझिए कि अगर मान लीजिए इस रूम के अंदर टेम्परेचर T1 है और मैं चाहता हूं कि इस टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखूं, लेकिन अगर इसके अंदर कोई रिएक्शन चल रही है और मान लो वो रिएक्शन हीट निकाल रही है, एक्सोथर्मिक है, तो मुझे हीट तो बाहर भेजना पड़ेगा ना, नहीं तो अगर मैं हीट बाहर नहीं भेजूंगा तो ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा इसका। अब ऐसे इस तरह से समझ लीजिए यहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट कंज्यूम हो रहा है, तो जब हीट कंज्यूम होगा तो टेम्परेचर सिंक होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हीट को मुझे बाहर से अंदर भेजना पड़ेगा ताकि वो उस हीट की पूर्ति कर सके। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है तो हीट ली भी जा सकती है और हीट दी भी जा सकती है, तो दोनों केस है। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में क्या हो जाएगा, बोलो। अब आपको करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो गए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये देखो ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, तो इस वाले को हम थोड़ा सा रफ करके मैं ये कह देता हूं Q जीरो नहीं होगा लेकिन डेल्टा E जीरो हो सकता है, ऐसे कह देते हैं, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो Q जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हीट दी भी जा सकती है और ली भी जा सकती है, लेकिन जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। आप इस बात को समझिए, क्योंकि टेम्परेचर पर ही मेन इंटरनल एनर्जी निर्भर करती है, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। एक नेम रिएक्शन आ गई थी कि भाई किरचॉफ इक्वेशन क्या होता है। तो दरअसल किरचॉफ इक्वेशन जो होता है ये हीट कैपेसिटी के बारे में जनरली बताता है कि चेंज इन द हीट कैपेसिटी जो होता है भाई दो एंथैल्पी में अंतर लिया जाता है अलग अलग, मतलब हम 1 डिग्री टेम्परेचर मान लो बढ़ाना चाहते हैं, 1 डिग्री क्या करना चाहते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी हीट ऑफ रिएक्शन में ये क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है। ये T2 टेम्परेचर पर हीट ऑफ रिएक्शन है, वो T2 टेम्परेचर पर हीट ऑफ रिएक्शन है, और ये जो है ये T1 टेम्परेचर पर हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर में मान लो डिफरेंस लेके आ रहे हैं तो इनकी हीट कैपेसिटीज में हीट ऑफ रिएक्शन में जो डिफरेंस होता है वो आपका Cp कहलाता है। ये आपकी कौन सी इक्वेशन कहलाती है, ये आपकी किरचॉफ इक्वेशन कहलाती है। तो ये उम्मीद है कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने की कोशिश करी, तो बाकी के ये जो PDF अभी पूरा का पूरा ऐसे जैसे सोल्व हुआ है कि ये मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।